हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भाषा विज्ञान को पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत है, इसके साथ में ही उच्चारण स्थान जो है, स्वर तंत्र वर्णों का जो है, उसमें कंठ है, जो उच्चारण अवयव हमारे हैं, उनकी बात भी हमने पिछली क्लास में की थी। और आज जो बात करेंगे वह सबसे भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है ध्वनि परिवर्तन के नियम। ध्वनि परिवर्तन के ठीक है। देखिए, ध्वनि परिवर्तन के नियमों को पढ़ने से पहले हमें ध्वनि को समझना है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि कह सकते हैं भाषा जो होती है, उस भाषा की सबसे लघुतम, है ना, सबसे लघुतम या सूक्ष्म इकाई जो है वह कहलाती है ध्वनि। ध्वनि किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो है, कोई भी भवन होता है या बिल्डिंग होती है, वह ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, इन सबसे मिलकर के बनती है ना। इसके बाद ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या आकार, उस बिल्डिंग का आकार विशाल रूप लेता है। उसी प्रकार भाषा का जो भवन है या इतनी विस्तृत जो भाषा है, उस भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो है वह क्या कहलाती है? तो उसकी सबसे लघुतम इकाई जो है वह ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो है वह ध्वनि कहलाती है। अब ध्वनि जो है, उस ध्वनि परिवर्तन के नियम, कुछ प्रसिद्ध ध्वनि परिवर्तन के नियम हैं। ध्वनि परिवर्तन कहते किसको हैं? तो किसी विशिष्ट भाषा में किसी विशिष्ट परिस्थितियों या काल क्रम के अनुसार किसी विशिष्ट परिवर्तन का, स्थायी परिवर्तन का होना, वह कहलाता है ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, इसकी ध्वनि परिवर्तन कहते किसको हैं? ध्वनि परिवर्तन किसको कहते हैं? तो किसी विशिष्ट, इसकी डेफिनेशन होगी, वह होगी किसी विशिष्ट भाषा की ध्वनियों में विशिष्ट दशा या विशिष्ट काल के, विशिष्ट दशा या विशिष्ट काल के आधार पर जो स्थायी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, स्थायी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? किसी विशिष्ट भाषा की ध्वनियों में किसी विशिष्ट दशा या विशिष्ट काल के आधार पर जो स्थायी परिवर्तन या स्थायी कह सकते हैं या विकार जो उत्पन्न होता है, उसको ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? एक महत्वपूर्ण जो बात है वह यही है कि किसी जो ध्वनि परिवर्तन होगी वह प्रत्येक भाषा, उस पर्टिकुलर भाषा के लिए की ध्वनियों पर ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि एक भाषा की ध्वनियों का परिवर्तन जो है वह दूसरी भाषा की ध्वनियों पर भी लागू हो जाए। अर्थात भाषा की ध्वनियों का परिवर्तन
जो परिवर्तन के जो नियम हैं वह उसी भाषा पर लागू होंगे, किसी अन्य भाषा पर लागू नहीं होंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ध्वनि परिवर्तन संबंधी जो भी नियम है वह संपूर्ण भाषा की कुछ ध्वनियों पर लागू होता है। संपूर्ण भाषा की कुछ ध्वनियों पर लागू होता है। ऐसा नहीं होगा कि ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम है वह उस भाषा की संपूर्ण ध्वनियों पर लागू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ध्वनि परिवर्तन संबंधी जो नियम है वह पर्टिकुलर किसी भाषा और उस भाषा की पर्टिकुलर ध्वनियों पर ही लागू होगा। क्लियर ये सारी चीजें? चलिए, ध्वनि परिवर्तन संबंधी जो नियम है वह प्रसिद्ध ध्वनि परिवर्तन संबंधी जो नियम है वह 3 है। कौन कौन से हैं और वो प्रसिद्ध जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह इन 3 नियमों से ही पूछे जाते हैं। एक तो ग्रीम नियम, ग्रीम को थोड़ा सा और संशोधित कर करके जो रूप प्रस्तुत किया वह था, उस नियम का नाम था ग्रासमान नियम। ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम को और संशोधित रूप में जो प्रस्तुत किया वह वैज्ञानिक थे, भाषा मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था वर्नर, और उनके द्वारा जो नियम दिया गया उसका नाम था वर्नर नियम। क्लियर? इसके अलावा भी ध्वनि परिवर्तन संबंधी कुछ नियम, तालव्य का नियम है, मूर्धन्य नियम है, ये सारे जो नियम कुछ और भी भाषा ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, इनके जो नियम है इनके नियमों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वह ग्रीम नियम ही है। मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं के पेपरों को देखोगे तो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ग्रीम नियम से ही पूछे जाते हैं, और ग्रीम नियम के आधार पर ही ग्रासमान और वर्नर नियम इनका आधार है। इसलिए हमें ग्रासमान और वर्नर नियम को समझने से पहले ग्रीम नियम समझ में आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रीम जो है, उन ग्रीम महोदय ने क्या नियम दिया था, उनका कहना क्या था, इस चीज की तरफ अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है उसका नाम है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम जो है उसका नामकरण का आधार यह था, जर्मन भाषा वैज्ञानिक जिनका नाम था ग्रीम, उन्होंने 1882 में जर्मन भाषा का इतिहास इस किताब में जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, जर्मन भाषा वैज्ञानिक जर्मन भाषा वैज्ञानिक ग्रीम महोदय द्वारा द्वारा 1882 में जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का व्याकरण इस रचना में के द्वारा, व्याकरण इस रचना में इस नियम को प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादित किया गया। ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक जिन्होंने 1882 में जर्मन भाषा का व्याकरण, इनकी एक किताब थी, उस किताब में इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। इनका कहना क्या था, या इनका जो आधार था नियम का, या इसमें किन किन भाषाओं का संबंध था, तो भारोपीय भाषा, संस्कृत, ग्रीक
इन भाषाओं का जो संबंध है वह जर्मन भाषा के साथ, क्लियर। भारोपीय भाषाएं जो है संस्कृत, ग्रीक, इन भाषाओं का संबंध जो है वह जर्मन भाषा के इन दोनों के संबंध के आधार पर इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो इस नियम का आधार क्या है? तो भारोपीय भाषा और भारोपीय भाषा का संबंध जो है वह जर्मन भाषा के साथ, इन दोनों का संबंध जो है उनको आधार बना करके इन्होंने इस ग्रिम नियम को प्रतिपादित किया था। क्लियर यहां तक? चलिए अब इनका कहना क्या था वो बात देखते हैं अपन। तो इनका कहना यह था कि जब मूल भारोपीय भाषाएं जो थी, उन मूल भारोपीय भाषाओं की 9 ध्वनियां है ना, 9 ध्वनियां जो हैं, उन मूल भारोपीय भाषाओं से जब भारोपीय भाषाएं पृथक हुई तब उसमें जो 9 ध्वनियां थी वह 9 ध्वनियां कहीं पर तो एज इट इज रही है ना, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इन भाषाओं में तो ये जो ध्वनियां हैं वह वैसी की वैसी रही, लेकिन जर्मन भाषा जो थी, जो कि ट्यूटोलिक शाखा की भाषा थी, उस भाषा में वह जो ध्वनियां थी वह परिवर्तित हो गई, और वह परिवर्तित होकर के किस रूप में आई उसको यहां पर अपन देखते हैं। तो ग्रिम नियम के अनुसार कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तो इसमें जो है वह है घ, ध, भ, ग, द, ब, क, त और प। ये जो 9 ध्वनियां हैं घ, ध, भ, ग, द, ब, क, त, प, ये जो ध्वनियां थी ये कैसी हैं? तो ये भारोपीय भाषा की है। कैसी हैं? भारोपीय भाषा की ध्वनियां। क्लियर? तो इनका कहना यह था कि मूल भारोपीय भाषाओं से जब अन्य भारोपीय भाषाएं जो हैं वह पृथक हुई, उस समय कुछ भाषाओं में तो जैसे संस्कृत है, ग्रीक है, इनमें तो ये ध्वनियां हैं वह एज इट इज रही, लेकिन कुछ भाषाएं जैसे कि जर्मनिक, जो जर्मन भाषा है, ट्यूटोलिक शाखा की जर्मनिक भाषा है, उसमें ये जो ध्वनियां हैं वह परिवर्तित हो गई। और किस रूप में परिवर्तित हुई? तो घ जो है वह ग में परिवर्तित हो गया, ध जो है वह द में परिवर्तित हो गया, भ है वह ब में परिवर्तित हो जाता है, ग है वह क में परिवर्तित हो जाता है, इसके बाद द है वह त में परिवर्तित हो जाता है, और ब है वह प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? और क है वह ख में, त है वह थ में, प है वह फ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो है वह जर्मन भाषा जो है, उस जर्मन भाषा में यह ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। क्लियर? ग्रिम नियम है, उस ग्रिम नियम को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? इन्होंने ग्रिम नियम को 2 भागों में बांटा गया था। प्रथम जो था वह तो था प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम, और दूसरा जो नियम था उसका नाम था द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का नियम। ठीक है? और अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वह प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं, द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का नियम। और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वह प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है? प्रथम ध्वनि परिवर्तन का जो नियम था उसमें भारोपीय भाषाओं का संबंध जर्मन भाषा में किस प्रकार का था, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हुए, वो देख रहे हैं। ठीक है? उसके बाद द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में जर्मन भाषा का ही, मतलब निम्न जर्मन भाषा का उच्च जर्मन भाषा के साथ में संबंध के आधार पर उसमें जो ध्वनि परिवर्तन हुए उसका अध्ययन हम वहां करेंगे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वह प्रथम ध्वनि परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषाएं जो हैं उनका जर्मन भाषा के साथ, उस जर्मन भाषा में उनका
क्या परिवर्तन होता है उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो इनका ग्रिम नियम के प्रथम ध्वनि परिवर्तन नियम के अनुसार यह था कि मूल भारोपीय भाषाएं घ ध भ ग द ब क त प, ये मूल भारोपीय भाषाओं की ये ध्वनियां जब भारोपीय भाषाओं से अन्य भारोपीय भाषाएं अलग होती हैं उस समय कुछ भाषाओं में तो ये ध्वनियां एज इट इज रहती हैं, लेकिन जर्मनिक भाषा जो है, जो कि ट्यूटोलिक शाखा की भाषा है, उसमें ये जो ध्वनियां हैं वह परिवर्तित होकर के घ ग में परिवर्तित हो जाती है, ध द में परिवर्तित हो जाता है, भ द ब में बदल जाता है, ग क में, द है वह त में, ब जो है वह प में, और क ख में, ख त थ में, और प जो है वह फ में बदल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी डेफिनेशन अगर देखें तो इनका कहना यह था कि ग्रीम नियम के प्रथम ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार जो चतुर्थ वर्ग का चतुर्थ वर्ण है वह तृतीय वर्ण में बदल जाता है, जो तृतीय वर्ण है, वर्ग का तृतीय वर्ण है, वह प्रथम वर्ण में बदल जाता है, और जो वर्ग का प्रथम वर्ण है वह वर्ग के द्वितीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? और यह ही ध्वनि परिवर्तन का ग्रिम के ध्वनि परिवर्तन का प्रथम नियम है। क्लियर? देखिए, वर्ग का चौथा वर्ण किसमें परिवर्तित हो रहा है? तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। वर्ग का इसके बाद ये चतुर्थ तृतीय वर्ण है वह किसमें परिवर्तित हो रहा है? प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। और ये वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वह किसमें परिवर्तित हो रहा है? तो वर्ग के द्वितीय वर्ण में परिवर्तित हो रहा है ना? क्लियर यहां तक? अगर इन्हीं को जो परिवर्तित रूप में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो इस तरह से पूछा जाता है कि प्रयत्न के आधार पर इनको पूछ लिया जाता है कि प्रयत्न के आधार पर कौन सी ध्वनि किसमें परिवर्तित हो रही है, तो थोड़ा सा हमें उनको भी देख लेना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कैसी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले 3 ध्वनियां थी, वह थी घ ध भ, फिर है ग द ब, तीसरी जो ध्वनि है वह है क त प। ठीक है, ये 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। तो घ द ब जो ध्वनि है वह कैसी है? तो ये जो ध्वनि है वह घोष महाप्राण है। कैसी है? घोष महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, ग द ब जो है वह कैसी है? तो ये जो है वह घोष अल्प प्राण है। कैसी है? घोष, कैसी है ये ध्वनि? घोष अल्प प्राण है। कतप जो है वह कैसी है? तो ये जो ध्वनि है वह है अघोष अल्प प्राण है। ठीक है, और वर्ग की पहली जो ध्वनियां है क त प वह किसमें बदलती हैं? ख, थ और फ में बदलती हैं। तो ये ध्वनियां है वह कैसी हैं? तो ये जो है वह है घोष महाप्राण है, अघोष महाप्राण है। कैसी है? अघोष महाप्राण है। क्लियर? कहने का मतलब यह है घोष महाप्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो वह घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। अगर घोष अल्प प्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो घोष अल्प प्राण ध्वनियां अघोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। अघोष अल्प प्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो अघोष अल्प प्राण ध्वनियां जो है वह अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर? ये इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, सीधे वर्ण को नहीं पूछ करके ये प्रयत्न जो है उन प्रयत्नों के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रिम नियमानुसार घोष महाप्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो आपको तब पता होना चाहिए कि घोष महाप्राण ध्वनियां घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो जाती हैं। घोष महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। घोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वर्णों के बारे में नहीं पूछे
तो उस समय वहां पर जो है वो प्रयत्न के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ ये चीज मैंने देखी है कि क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा वर्ण से नहीं पूछ करके ये जो प्रयत्न है उन प्रयत्नों के आधार पर ही प्रश्नों को परीक्षा में पूछता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब हम ये देखते हैं कि इस नियम के आधार पर किस प्रकार से जो परिवर्तन हुए हैं वह होते हैं। तो इसमें भारोपीय जो भाषा परिवार है उस भारोपीय भाषा परिवार की प्रतिनिधि भाषा जो है वह संस्कृत लेते हैं, और जर्मनिक भाषा जो है उस जर्मनिक टिटोलिक शाखा की जो जर्मनिक भाषा है उसके अंतर्गत जो भाषा अंग्रेजी, इन दोनों के आधार पर इनमें क्या ध्वनि परिवर्तन हुए हैं उसको हम यहां पर देखते हैं। चलिए एक डायग्राम के आधार पर अपन ये सारी चीजें देखते हैं यहां पे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चलिए अब यहां पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें ध्वनि परिवर्तन हुए। सबसे पहले ये लिख लें, वह है क्रम संख्या, फिर है ध्वनि, इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर परिवर्तन, फिर लिखते हैं वह है संस्कृत भाषा का शब्द, और वही संस्कृत भाषा के शब्द से अंग्रेजी भाषा के शब्द में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, उसको यहां पे देखते हैं। सबसे पहला जो है वह ध्वनि थी, वह थी घ, है ना, क्योंकि हमने देखा था घ ध भ, फिर था ग द ब, फिर थी क त प, और ये ध्वनियां किसमें ये यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए। ये घ किसमें परिवर्तित हो रहा, चतुर्थ वर्ण है, वह किसमें, तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो रहा था, है ना। और ये तृतीय वर्ण किसमें हो रहा था, तो ये प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो रहा था, क त प, और प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण में क ख त थ प फ। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए तो अब अपन यहां पर लिख लेते हैं इसको, 1 2 ठीक है। अब ये घ ध भ ग द ब क त और प, ये 9 ध्वनियां हो गई जो मूल भारोपीय भाषा की हैं। वही टिटोलिक भाषा में जर्मनिक भाषा में उनका परिवर्तन क्या होता है, तो घ है वह किस में बदल जाती है, ग में, ध है वह किस में बदल जाता है, द में, भ किस में बदल जाता है, तो भ ब में बदल जाता है, ग किस में बदल जाता है, तो ग क में बदल जाता है, द किस में बदल जाता है, तो द त में बदल जाता है, ब किस में बदल जाता है, तो ब प में बदल जाता है। क्लियर। क किस में बदल जाता है, तो क ख में बदलता है, त किस में बदलता है, थ में बदल जाता है, प किस में बदल जाता है, फ में बदल जाता है। क्लियर यहां तक प्रथम वर्ण का परिवर्तन यहां तक क्लियर। अब यहां पर प्रयत्न के आधार पर जो है वह हम देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर क्या परिवर्तन होगा, तो घ ध और भ
ये घ ध और भ तीनों ध्वनियां कैसी हैं? तो घ ध और भ जो है वह कैसी हैं? तो ये हैं घोष महाप्राण ध्वनियां। कैसी हैं? घोष महाप्राण ध्वनियां हैं। और घोष महाप्राण ध्वनियां किसमें परिवर्तित हो रही हैं? तो घोष महाप्राण ध्वनियां जो है वह घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही हैं। किसमें परिवर्तित हो रही हैं? घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही हैं, है ना, क्योंकि घ ध ब जो घोष महाप्राण है और ग द ब जो है वह घोष अल्प प्राण है। तो ये जो है वह तीनों में यही हो रहा है काम। घोष महाप्राण ध्वनियां घोष अल्प प्राण में हो रही हैं। फिर क्या हो रहा है? तो ग द ब क्या है? घोष अल्प प्राण ध्वनि है। कैसी है? घोष अल्प प्राण ध्वनि है। और क त प क्या है? तो क त प जो है वह अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। कैसी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। तो क द और ब, ग द और ब ये घोष अल्प प्राण ध्वनि है और घोष अल्प प्राण ध्वनि जो है वह अघोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, चलिए, और ये तीनों में यही हो रहा है। फिर क्या है? अघोष अल्प प्राण है। क्या है? अघोष अल्प प्राण। क त प क्या है? अघोष अल्प प्राण है। अघोष अल्प प्राण ख थ प में, तो ये क्या है? अघोष महाप्राण है। तो अघोष अल्प प्राण ध्वनियां जो है वह अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो रही है। क्लियर? यहां तक प्रयत्न के आधार पर जो है वह यहां तक हमने देख लिया कि कौन सी ध्वनि किसमें परिवर्तित हो रही है, क्योंकि घ ध भ घोष महाप्राण ध्वनियां है। घोष महाप्राण ध्वनियां घोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही है। घोष अल्प प्राण ध्वनियां अघोष अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही है। अघोष अल्प प्राण ध्वनियां अघोष महाप्राण में परिवर्तित हो रही है। क्लियर? चलिए, अब इनकी बात करते हैं, यहां पर शब्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है संस्कृत में वह है हंस। क्या है? हंस। और उस हंस का मूल भारोपीय जो भाषा है उसमें जो प्रयोग होता था वह घंस होता था। क्या होता था? घंस। और उस घंस का इंग्लिश में जो है वह क्या प्रयोग हो गया? गुज हो गया। क्या हो गया? गुज। गुज का मतलब होता है बतख या फिर हंस, है ना। तो उस जो ह है ना, जो घंस घ है, जो मूल भारोपीय भाषा जो है उसमें घंस का प्रयोग होता था। तो ये घ है वह अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में किस में परिवर्तित हो रहा है? ग में परिवर्तित हो रहा है ना। ये ग हो रहा है ना, गु ग। तो यही जो है वह ग्रीम का प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम है। फिर है भ जो है वह द में परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि यहां पर संस्कृत का शब्द है विधवा और यहां अंग्रेजी का जो शब्द है वह है विडो, है ना। तो यहां पर ध है विधवा, है ना, यहां पर, और यहां पर जो विदो है इसको जब पढ़ेंगे तब विदो शब्द मिलता है ना। विडो वैसे प्रोनाउंसिएशन विडो का आता है, लेकिन इसका जब भाषा विज्ञान में देखते हैं तो इसको विदो उच्चारण किया गया है। अर्थात ये जो ध है वह द या ड, है ना, द या ड में परिवर्तित होता है। ठीक है। फिर है वह है भ जो है वह ब में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि भ्राता। क्या है? भ्राता। और वही भ्राता अंग्रेजी में ब्रदर, BROTHER। तो ये जो है वह क्या पढ़ा जाता है? ब्रदर। तो ये जो भ है वह किस में बदल रहा है? ब में बदल रहा है। ठीक है। फिर ग जो है वह क में बदल रहा है। अंग्रेजी का शब्द है गो, है ना। गो का मतलब होता है, वह होता है अंग्रेजी में काऊ, है ना। तो ये ग जो है वह किस में बदल रहा है? क में बदल रहा है। फिर जो है वह है द जो है वह त में बदल रहा है। कैसे?
तो दश, संस्कृत का शब्द है दश, है ना। और वही दश जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तब कैसे लिखा जाता है? 10, अर्थात ये जो द है वह किस में बदल गया? तो वह द है वह त में बदल जाता है, ठीक है। 10 या 10 लिखते हैं। ब जो है वह प में बदल जाता है, जैसे लब, फारसी भाषा का शब्द है लब, है ना, अरबी फारसी को अब यहां आधार बना रहे हैं और उसका शब्द है लब। अब ब है वह अंग्रेजी में जब बदलता है तब किस में बदलता है? लिप, है ना। ये प में बदल रहा है, ब किस में बदल रहा है? प में बदल रहा है। फिर जो है वह क जो है वह ख में बदल रहा है, कैसे? तो संस्कृत का शब्द है कह, है ना, और वही कह शब्द जब अंग्रेजी में प्रयोग होता है तब हु हो जाता है, हूं। लेकिन जब इसकी जर्मनिक शाखा की अंग्रेजी की भाषा की बात करें तो वहां पर ये जो है वह खो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? खो पढ़ा जाता है। मूल भाषा की बात करें तो वहां पर ये क है वह खो पढ़ा जाता है। इस आधार पर ये जो क है वह किस में बदल गया है? ख में बदल गया है, ठीक है। फिर है त जो है वह थ में बदल गया, जैसे त्रि, अंग्रेज संस्कृत का शब्द है त्रि, त्रि में त है, तो त्रि जो शब्द है वह अंग्रेजी में क्या हो जाता है? थ्री हो जाता है। तो वही त जो है वह किस में बदल गया? थ में बदल गया। और फिर जो है वह प जो है वह फ में बदलता है, कैसे? तो पितृ शब्द है ना, पितृ जो है वह शब्द किस में बदलता है? FATHER, फादर। तो जो प जो है वह फ में बदल जाता है। प किस में बदल गया? फ में बदल गया। और इस प्रकार से ये जो ग्रीम का नियम है उस ग्रीम का प्रथम ध्वनि परिवर्तन का नियम हमने देखा। देखिए ये चीज जो है वह मोस्ट ऑफ परीक्षा में न के बराबर पूछी जाएगी कि ग्रीम के नियमन के अनुसार इसका क्या परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ यहां से और यहां से ये दो प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं और मोस्ट ऑफ परीक्षा में इसके आधार पर ही प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए कौन सी ध्वनि कैसी है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। घोष महाप्राण कौन से हैं, अघोष अल्प प्राण कौन से हैं, कौन सी ध्वनि ग्रीम नियम के प्रथम निवर्ण के ध्वनि परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या परिवर्तित होती है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। क्लियर यहां तक? तो ये जो है वह ग्रीम जो थे उन ग्रीम महोदय का प्रथम ध्वनि परिवर्तन का जो नियम था उसको हमने देखा, ठीक है। अब द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का नियम, द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का नियम। चलिए, ग्रीम जो थे उन्होंने दो ध्वनि परिवर्तन के नियम दिए। प्रथम ध्वनि परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा का जर्मन भाषा के साथ जो संबंध था उसके आधार पर जो ध्वनियों का परिवर्तन हुआ उसका हमने अध्ययन किया था। अब द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का नियम जो है उस नियम का आधार क्या था? तो इस नियम का आधार था निम्न जर्मन भाषा एवं उच्च जर्मन भाषा का संबंध। क्लियर? द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का जो नियम दिया उसका आधार क्या था? तो निम्न जर्मन भाषा का संबंध जो है वह उच्च जर्मन भाषा के साथ जो संबंध था उस संबंध के आधार पर जो है वह निम्न जर्मन भाषा की कुछ ध्वनियों का मतलब है 9 ध्वनियां, उन 9 ध्वनियों में क्या परिवर्तन उच्च जर्मन भाषा में होता है उसका अध्ययन जो है वह द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के नियम में देखा गया है। अब वह ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो वह ध्वनियां देख लेते हैं। एक तो है ख थ फ, ग द ब,
क त प। ये निम्न जर्मन भाषा की ध्वनियां हैं। किसकी है ये ध्वनियां? ये जो ध्वनियां हैं वह है निम्न जर्मन भाषा की। ये ध्वनियां किसकी है? निम्न जर्मन भाषा की। निम्न जर्मन भाषा की ध्वनियां जो है ये उच्च जर्मन भाषा में परिवर्तित हो जाती हैं। ख जो है वह ग में परिवर्तित हो जाता है, थ जो है वह द में परिवर्तित हो जाता है, फ जो है वह ब में परिवर्तित हो जाता है, ग जो है वह क में परिवर्तित हो जाता है, द जो है वह त में परिवर्तित हो जाता है, ब जो है वह प में परिवर्तित हो जाता है, क जो है वह ख में परिवर्तित होता है, त जो है वह थ में परिवर्तित होता है, प जो है वह फ में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि द्वितीय ध्वनि ग्रिम नियम के अकॉर्डिंग द्वितीय ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है उसमें जो वर्ग का दूसरा वर्ण है वह तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जो तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण है वह किस में बदल जाएगा? पहले वर्ण में बदल जाता है। और जो पहला वर्ण है वह किस में बदल जाता है? तो वह दूसरे वर्ण में बदल जाता है। सार रूप में बात करें तो ग्रिम नियम का जो दूसरा ग्रिम महोदय के द्वारा ध्वनि परिवर्तन का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार वर्ग का दूसरा वर्ण है वह वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण है वह पहले वर्ण में, और वर्ग का पहला वर्ण है वह दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और यही ध्वनि परिवर्तन का ग्रिम महोदय द्वारा दिया गया दूसरा नियम है। क्लियर? इससे पहले जो हमने प्रथम नियम पढ़ा था उस प्रथम नियम में क्या होता है? वर्ग का चौथा वर्ण तृतीय वर्ण में, तृतीय वर्ण जो है वह किस में बदलता है? तो तृतीय वर्ण जो है वह पहले वर्ण में, और पहला वर्ण जो है वह किस में बदलता है? वह दूसरे वर्ण में बदलता है। और ये जो ध्वनि परिवर्तन का वह कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है। और जब दूसरा वर्ण तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण प्रथम वर्ण में, और वर्ग का प्रथम वर्ण दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ग्रिम महोदय द्वारा दिया गया ध्वनि परिवर्तन का द्वितीय सिद्धांत है। क्लियर? तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने ग्रिम के द्वारा जो ध्वनि परिवर्तन के जो दो नियम दिए गए हैं उन दो ध्वनि परिवर्तन के नियमों की बात आज की क्लास में की। अगली क्लास में ग्रासमान और वर्नर महोदय के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उनकी बात अगली क्लास में फिर करेंगे। आप इस नियम को बहुत अच्छी तरह से समझें ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगली क्लास में अगले नियमों के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।